2024 के लिए क्या मोदी ने जातीय जनगणना शुरू कर दी है? पिछड़ों की राजनीति में लीड ले ली है। विरोधी कहते हैं कि हम जाति की गिनती कराएंगे और उसके हिसाब से योजनाएं पैसा ओबीसी तक पहुंचाएंगे। मोदी ने दोनों काम एक साथ ही कर दिए। प्रधानमंत्री ने आज एक योजना शुरू की है जिससे देश का कोई भी गांव अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि इस योजना में ओबीसी की ऐसी जनगणना है जिससे पिछड़ों की कोई भी जाति बाकी नहीं रहेगी। सबकी गिनती होगी, सबके साथ न्याय होगा। ऐसे में 24 की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगर विपक्ष के पास जनगणना है तो मोदी के पास विश्वकर्मा है। इस योजना के जरिए मोदी ओबीसी को कितना साध पाएंगे, समझते हैं इस रिपोर्ट से। दो 2024 के लिए जातीय जनगणना हो गई। नाई, राजमिस्त्री, मोची, सोनार, कुम्हार, दर्जी और मूर्तिकार बनेंगे तीसरी टर्म के शिल्पकार। ओबीसी में जितनी जातियां हैं सबको जोड़ लिया, पारंपरिक कामकाज से जुड़े लोगों को नई पहचान दे दी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी ओबीसी को साध लिया। दुनिया के सबसे बड़े MICE सेंटर में से एक यशोभूमि से मोदी ने पिछड़ों की जनगणना कर ली। एक तरफ विपक्ष सनातन को जातियों में बांटकर गिनती कर रहा है, तो वहीं मोदी ने मंडल और कमंडल को साथ जोड़ दिया। विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर पिछड़ों की तरक्की का रास्ता खोल दिया। इस योजना का पूरा नाम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसके तहत 30 लाख परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 5% की रेट पर 3 लाख का लोन दिया जाएगा। पहली किश्त 1 लाख और दूसरी किश्त 2 लाख की। तो वहीं ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए रोज के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID भी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 2023 से लेकर 2027-28 तक के लिए 13,000 करोड़ का बजट रखा है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। इस योजना से जिन कामगारों को फायदा पहुंचेगा, उनमें से ज्यादातर जातियां ओबीसी वर्ग से आती हैं। ऐसे में मोदी ने सिर्फ दांव से लाखों ओबीसी परिवारों तक सीधी पहुंच बना ली है। 2024 के लिए पूरी काउंटिंग कर ली है कि लोहे का काम करने वाले लोहार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, गहने बनाने वाले सोनार, लकड़ी का काम करने वाले सुथार, पत्थर तराशने वाले मूर्तिकार, खिलौने बनाने वाले, ताला बनाने वाले, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, दर्जी, नाई, मोची, माली, ओबीसी में कौन कितना है? भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है।
जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। 2024 के लिए पूरा प्लान तैयार हो गया है। किस पिछड़ी जाति को कैसे फायदा पहुंचाना है, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना है और जातीय जनगणना को विश्वकर्मा कौशल योजना से जवाब देना है, क्योंकि 2 बार मोदी सरकार बनाने में ओबीसी की सबसे बड़ी भूमिका है। जहां 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 22% ओबीसी वोट था, जबकि कांग्रेस के पास 24%, तो क्षेत्रीय पार्टियों के पास 54% वोट था। बाजी 2014 में पलटी और बीजेपी का ओबीसी वोट 34% पहुंच गया। कांग्रेस का घटकर 14%, तो क्षेत्रीय दलों का घटकर 51% पहुंच गया। 2019 लोकसभा में ओबीसी वर्ग ने और बढ़ चढ़कर मोदी सरकार का साथ दिया। ओबीसी वोट 44%, यानी क्षेत्रीय दलों से भी ज्यादा, जिसको सिर्फ 41%, तो कांग्रेस के पास सिर्फ 15% ही ओबीसी वोट रह गया। आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्तर हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत
अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। दरअसल 2024 की तैयारी चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों का सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी वोटों पर है। इसलिए विपक्षी गठबंधन पिछड़ों के लिए न्याय की बात कर रहा है। हिंदुओं को बांटकर, जातियों को गिनकर, अल्पसंख्यक वोटों को साध कर मोदी को हटाने के सपने देख रहा है। क्योंकि 1980 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछड़ों की आबादी 52%, जो करीब 3000 जातियों में बटी हुई है। अब विपक्ष का प्लान है कि जातीय जनगणना की जाए, जातियों को उनकी संख्या बताई जाए, फिर आरक्षण और फंड की राजनीति के नाम पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा के पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें तो कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का ओबीसी वोट घटा है। पिछड़ों ने दूरी बनाई है, मोदी में विश्वास जताया है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया और उस महत्व के वह हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आजादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही कि असल में वह बड़े उद्योगों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए। साथ ही साथ भारत के जो छोटे उद्योग थे वह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए, और यदि मैं कहूं कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं, तो ऐसे में सारी पार्टियां अपने अपने राज्यों में ओबीसी वोटों को साधने में लगी हैं। कभी जातीय जनगणना के नाम पर, कभी सनातन को अपमानित करके, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को मोदी को हटाने के साथ ही अपना अपना किला भी बचाना है। तो फिर ऐसे में सारी पार्टियां अपने को बड़ा ओबीसी हितैषी बताने में लगी हैं। क्योंकि 80 सीटों वाले यूपी में 54% ओबीसी, 40 सीटों वाले बिहार में 61%, 25 सीटों वाले राजस्थान में 48%, 29 सीटों वाले एमपी में 43%, 28 सीटों वाले कर्नाटक में 62%, 26 सीटों वाले गुजरात में 47% ओबीसी है। जहां इन 6 राज्यों से ही बीजेपी 227 में से 183 सीटें जीती थी, जिनमें बिहार में सिर्फ 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। हम सब नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इस नई स्कीम, जिसमें भारत की परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी छिपी हुई है, उस हुनर को एक नया मंच मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम तय किए हैं। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी ऐसा हस्तशिल्पी जो परंपरागत रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए पात्रता की श्रेणी में होगा। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने के जो कार्यक्रम है उसको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का एक अभिनव प्रयास। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको प्रदेशवासियों की ओर से पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। बीजेपी का प्लान है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ओबीसी को साधना, जातियों में बंटने से रोकना, और इस प्लान को कामयाब करने में विश्वकर्मा योजना की बड़ी भूमिका हो सकती है। 2024 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ओबीसी वोटों को साधने के लिए और जातीय जनगणना के लिए सबसे बुलंद आवाज बिहार से तेजस्वी, नीतीश,
तो उनके समर्थन में यूपी से अखिलेश यादव ने उठाई और दोनों ही पार्टियों के नेताओं को लगता है कि ओबीसी वोटों को साधने के लिए सनातन को गाली देना जरूरी है, जातियों में बांटना जरूरी है, इसी से हिंदू बटेगा, बीजेपी का वोट घटेगा और मोदी के खिलाफ माहौल बनेगा। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर का सनातन पर विवादित बयान, रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी, यूपी से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, ब्राह्मण और हिंदू धर्म पर अपमानित करने वाली टिप्पणी कर चुके हैं। तो वहीं साउथ से इसका जिम्मा डीएम के नेता और स्टालिन पुत्र उदयनिधि ने उठाया है। विपक्ष को लगता था कि सनातन के अपमान से ओबीसी और दलितों में मोदी के खिलाफ माहौल बनेगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। विपक्षी गठबंधन की पहली रैली जो भोपाल में होने वाली थी वो टल गई है। कमलनाथ ने साफ मना कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन की पहली रैली भोपाल में नहीं होगी, क्योंकि यहां से 2024 के लिए कितना माहौल बनेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन 2023 की तैयारियों को पलीता लगने की पूरी आशंका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है। कमलनाथ खुद की छवि हनुमान भक्त के रूप में बनाते हैं। फिलहाल तो धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथा करवाकर 2023 के लिए हिंदुओं में माहौल बनाने में लगे। एक तो जनता का आक्रोश देख के उनने इंडी की रैली कैंसिल कर दी। उनको पता था कि यहाँ भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला है। लोग आक्रोशित थे, सनातन धर्म का अपमान किया गया है और मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा अभी तक चुप है, दिग्गी और कमलनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसी डर से वो रैली तो कैंसिल कर दी। अब देखो, जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्होंने जनता की सुविधाएं छीनी थी और जिनके खिलाफ आक्रोश है, एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया, कमलनाथ जी ने पानी नहीं पहुंचने दिया घरों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम नहीं पहुंचाए, किसानों को ठगा और छला कमलनाथ जी ने। प्रधानमंत्री आवास वापस लौटा दिए गए, स्टेट का शेयर नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश की तो सारी। मोदी के विरोध में अलायंस तो बन गया, लेकिन जब अपने राज्य और राजनीति की बात आएगी तो वहां मोदी के साथ खुद के साथियों के विरोध में भी आवाज उठानी पड़ेगी। बंगाल में एक तरफ ममता वर्सेस लेफ्ट तो दूसरी तरफ कांग्रेस वर्सेस ममता चल रहा है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस वर्सेस आप चल रहा है। यूपी में अखिलेश वर्सेस कांग्रेस, महाराष्ट्र में तो विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की दो प्रमुख पार्टियां शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी हैं। भले ही विपक्ष 2024 के लिए मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हो, लेकिन मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को अपनी नीतियों पर सोचने को मजबूर कर दिया है। जाति जनगणना वाला नैरेटिव कमजोर कर दिया है, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ जनगणना है, लेकिन मोदी के पास विश्वकर्मा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।